हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पीटीएस कार्ड एक्सपर्ट। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के सेशन में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा जिसमें कि हम लोगों के घर तक किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, उस इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने में किस तरीके का सॉफ्टवेयर से किस तरीके की टर्मिनोलॉजीज यूज हम लोग करते हैं या किस तरीके से हम लोग सर्वे वगैरह करते हैं एंड सर्वे को हम लोग किस तरीके से ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका अप्रूवल लेने के बाद फिर वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट होता है। बेसिकली ये एक कंप्लीट साइट वर्क है जिसमें कि हमारा जनरेटिंग यूनिट से लेके कम्प्लीटली हमारे घर तक किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। तो आज के सेशन में मैं आपको इस तरीके से ब्रीफ करूंगा कि किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर या किस तरीके से हम लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर सर्वे वगैरह को एग्जीक्यूट करते हैं एंड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हम लोग उसके अंदर यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक जनरेटिंग यूनिट होता है। इस जनरेटिंग यूनिट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, फिर ये ट्रांसमिशन के जरिए ट्रांसमिशन टावर्स तक ये प्राइमरी ट्रांसमिशन यूनिट पे पहुंचता है, फिर ये धीरे धीरे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स पे आते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के अंदर हमारे पास हाउस होल्ड भी होते हैं, जो हमारे लो टेंशन कंज्यूमर्स भी होते हैं, कुछ हाई टेंशन कंज्यूमर्स भी होते हैं। जैसे हाई टेंशन कंज्यूमर कहने का मतलब हमारे पास फैक्ट्रीज भी होती हैं, हमारे पास हाउस होल्ड भी कंज्यूमर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लोड वगैरह पे कैसे काम करेंगे, या जो बेसिकली जो इंफ्रा जनरेट होता है, जैसे अगर हम लोग इंफ्रा की बात करें तो ये हम लोग पोल्स वगैरह देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये पोल्स कहाँ कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कितनी इसमें वायर्स आएंगी, कितने किलोमीटर का वायर लगेगा। अब वो वायर क्या होता है, कंडक्टर को हम लोग वायर्स के तौर पर मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। तो ये सारे कंडक्टर्स होते हैं। अब इन टाइप के प्रोजेक्ट्स में हम लोग कंडक्टर, रैबिट कंडक्टर यूज करते हैं, विजल कंडक्टर यूज करते हैं, डॉग कंडक्टर यूज करते हैं। तो वो एज पर आपके प्रोजेक्ट होता है। अब प्रोजेक्ट जैसे DDGYB प्रोजेक्ट होता है एंड RAPDRP प्रोजेक्ट भी होता है। बेसिकली RAPDRP प्रोजेक्ट न्यू इंफ्रा कुछ भी अगर हम लोग सिस्टम के अंदर डालना होता है तो RAPDRP स्कीम के अंदर आता है। DDGY में हम लोग जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा है उसको और दुरुस्त कैसे किया जाए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम आते हैं। उस स्कीम के अंदर हमारा काम लाइन का या इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइन का काम होता है। तो उसमें जो सबसे बेसिक काम होता है वो होता है सबसे पहले सर्वे का, कि मुझे कहाँ से लाइन लेना है और वो कहाँ को लाइन पहुंचाना है। अब कहाँ से लाइन लेना, कहाँ को पहुंचाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब अगर मैं बात करूं तो ये सर्वे आपका 33 kV का भी हो सकता है, ये सर्वे आपका 11 kV का भी हो सकता है, ये सर्वे आपका लो टेंशन लाइन का भी हो सकता है। अब हर सर्वे में इंफ्रा जो होता है या जो कंसेप्ट होता है वो कंप्लीटली एक ही जैसा ही रहता है। अब 33 की अगर मैं बात करूं तो 33 में हम लोग हमेशा 50 से 60 मीटर का स्पैन लेके चलते हैं। उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि रेल पोल दें। रेल पोल के साथ साथ कई प्रोजेक्ट्स में हो सकता है कि वो ट्यूबुलर पोल भी यूज करते हैं। ठीक है, 11 kV की अगर बात करें तो कई बार होता है 9 मीटर पोल हम लोग यूज करते हैं, कई बार 8 मीटर पोल यूज करते हैं। ठीक है, कई बार रेल पोल वगैरह भी यूज करते हैं। जहाँ पे मुझे हाइट वगैरह देना होता है तो वहां पे हम लोग रेल पोल वगैरह भी यूज करते हैं। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन के ऊपर एंड कंप्लीटली डिपेंड करता है अप्रूवल के ऊपर। जो आपके या जो आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे या जो उसके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होंगे, वहां तक आपको अप्रूवल लेना होता है कि मैं इस तरीके से काम करूंगा। और आपका जो प्रोजेक्ट अलॉट होता है उस अलॉटमेंट में हर एक चीज डिफाइंड रहता है। तो जो सबसे बेसिक काम होता है वो होता है सबसे पहले सर्वे का। जब तक हम लोग सर्वे नहीं करेंगे, सर्वे ना करने की वजह से मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाएगा कि मुझे कितने किलोमीटर का काम करना होगा या कितने डिस्टेंस का काम करना होगा, या उस सर्वे के आधार पर ही मैं अपना मटेरियल को प्रोक्योरमेंट में डालूंगा या मटेरियल में ऑर्डर परचेस करूंगा। तो ये सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिससे हम लोग सर्वे भी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मान लें कि अगर मैं ये वाला पोल अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ साइट पे, तो इस पोल का कुछ ना कुछ लोकेशन तो होगा, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होगा। जैसे हर इंसान का अपना अपना एक आइडेंटिटी है, उसका नाम है। तो उसी तरीके से इस पोल का भी अपना एक आइडेंटिटी है या इसका एक
लोकेशन कोऑर्डिनेट होगा। तो इस लोकेशन कोऑर्डिनेट को लेने के लिए हम लोग जीपीएस यूज करते हैं। जीपीएस कुछ इस तरीके का दिखता है। इस जीपीएस में आपको लैट लॉन्ग का कंप्लीट डेफिनेशन मिलेगा कि जिस पॉइंट पे आप खड़े होंगे उस पॉइंट से आप अगर एक पॉइंट प्रेस करेंगे तो उस पॉइंट पे आपका वो लैट लॉन्ग वहां पे ले लेगा। ये मशीन एक जीपीएस मशीन है। ये आपका जिस भी पॉइंट पे आप मार्क करेंगे उस पॉइंट का वो पॉइंट या कोऑर्डिनेट लैट लॉन्ग के टर्म्स में उठा लेगा। वो कैसे उठाएगा अभी मैं आपको सारी चीजें भी करके दिखाऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से काफी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। एंड बेसिकली हम लोग का जो मोटिव है वो ये है कि मैं आपको इस तरीके का कंटेंट बना के दूं जिससे कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम हम लोग करते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम लोग माइंडसेट रखते हैं जिससे कि आप लोगों को अप्रोच, आप लोगों का जो सीखने का अप्रोच है वो काफी इजी हो जाए। तो चलिए, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ये जो हम लोग सर्वे करते हैं वो बेसिकली इस जीपीएस मशीन से सर्वे करते हैं। अब जीपीएस मशीन का जो डेटा आता है उस डेटा को हम लोग किस तरीके से यूज में लेते हैं, फिर उसमें किस तरीके से हम लोग डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन बनाने के बाद उसको किस तरीके से ऑटोकैड में हम लोग यूज में लेते हैं, फिर उस ऑटोकैड में बनने के बाद किस तरीके से हम लोग प्रिंट लेते हैं, प्रिंट लेने के बाद हम लोग फाइनली हमारा जो काम होता है वो हर स्टेज पे अप्रूवल लेना है। जैसे हर स्टेज पे अप्रूवल लेने से मतलब होता है पहले हम लोग जूनियर इंजीनियर के पास जाएंगे, फिर असिस्टेंट इंजीनियर के पास जाएंगे, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाएंगे, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास जाएंगे। तो इस तरीके से हर स्टेज में आपको अप्रूवल लेना होता है कि मैंने जो मेरा स्कोप ऑफ वर्क था, जो मुझे प्रोजेक्ट अलॉटमेंट के टाइम मिला था, उस स्कोप ऑफ वर्क में मैंने सर्वे किया, उस सर्वे के अकॉर्डिंग मेरा इतना पोल आ रहा है और इतने पोल के डिस्टेंस को जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसमें इतने डिस्टेंस है, इतने किलोमीटर के मेरे कंडक्टर आ रहे हैं। और वो कंडक्टर कुछ भी हो सकता है। 33 की अगर बात करें, 11 की बात करें, एलटी की बात करें तो अब एलटी में आजकल कवर इंसुलेटेड कंडक्टर्स वगैरह यूज में ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि कई जगहों पे 11 केवी पे भी हम लोग इंसुलेटेड कंडक्टर यूज में ले रहे हैं। 33 केवी पे अगर बात करें तो पैंथर कंडक्टर यूज में ले रहे हैं या टॉप कंडक्टर यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट क्या, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको, RAP प्रोजेक्ट हो सकता है या DDGOI प्रोजेक्ट हो सकता है या सेंट्रल स्कीम के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स में डिफाइंड रहता है कि मुझे क्या काम करना है और किस मटेरियल को हम लोग को यूज में लेना, वो सारा चीज उसमें मेंशन रहता है। तो सबसे पहले मैं एक टर्मिनोलॉजी में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक हायरार्की दिखाया था, इस हायरार्की में मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये जनरेटिंग यूनिट है। इस जनरेटिंग यूनिट से ट्रांसमिशन टावर्स के जरिए ये सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन में आया, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आया। तो किस तरीके से ये प्राइमरी, ये जो टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूँ, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या कहलाता है? अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँ तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छोटा सा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स हैं और ये कई सारे ट्रांसफार्मर्स हैं। तो इनका क्या है, इस कंप्लीट पिक्चर को या इस कंप्लीट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एक सिंगल लाइन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। उस सिंगल लाइन डायग्राम से मैं जब बात करूंगा तो सिंगल लाइन डायग्राम से आप इजीली चीजों को रिलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने आसपास जो बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है या जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंचती है वो किस तरीके से, कितने चैलेंजेस या कितने स्टेप्स में हमारे पास पहुंचती है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक जनरेटर है। जनरेटर का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, मीन जनरेटिंग स्टेशन जिसकी हम लोग बात करते हैं। इस जनरेटिंग स्टेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को 11 kV पे जनरेट किया जाता है, ठीक है। इंडिया के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 11 kV या 22 kV पे ही जनरेट कर पाते हैं। अब इस 11 kV को हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम लोग शहर से बाहर की तरफ जाते हैं या कई बार हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन के बाहर जब हम लोग देखते हैं तो बड़े बड़े टावर्स हम लोग को दिखता है, या शहर के बाहर जब भी हम लोग हाईवे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बड़े बड़े टावर्स दिखते हैं। वो बेसिकली और कुछ नहीं, वो हमारा ट्रांसमिशन का ही लाइन होता है। अब वो ट्रांसमिशन का लाइन बड़े बड़े हाई इंटेंसिटी वोल्टेजेस को ट्रांसमिट करते हैं। बहुत ही हाई इंटेंसिटी में वोल्टेजेस को
भेजा जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुआ वो 11 केवी या 22 केवी पे जनरेट होता है, लेकिन उसको हम लोग स्टेप अप करते हैं। यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। जैसे घरों में हम लोगों का, जैसे अभी तो क्या है कि बहुत सारे शहरों में इलेक्ट्रिसिटी की जो सुविधा है बहुत दुरुस्त हुई है। तो इस दुरुस्त की वजह से अगर बचपन में आप लोग होंगे या जो लोग थोड़े से अपने अपने पेरेंट्स से पूछिएगा किस तरीके से पहले इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करता था, तो उस टाइम क्या होता था, लोग घरों में ट्रांसफार्मर्स लगाते थे। तो वो ट्रांसफार्मर्स क्या काम करता था कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या जो वोल्टेज आ रहा है उसको स्टेबल बना के रखे, और अगर वोल्टेज कई बार डाउन हो जाए तो हम लोग रेगुलेटर से, ट्रांसफार्मर के अंदर रेगुलेटर होता था, उस रेगुलेटर को घुमा के भी हम लोग अपने डिजायर्ड जो हमारा वोल्टेज है उसको हम लोग ऑब्टेन करते थे। तो कुछ इस तरीके से भी हमारे पास जो इस हायरार्की में, ये जो हमारे पास ये हायरार्की है, इस हायरार्की में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट तो 11 केवी पे किए, लेकिन चूंकि मुझे इसको काफी लंबे डिस्टेंस तक भेजना है तो हमें इसे स्टेप अप करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे स्टेप अप तो होगा क्या, 11 केवी मान लीजिए मैंने इस एंड पे जनरेट किया और इस एंड तक मुझे अगर भेजना है तो 11 केवी का जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचने में 11 केवी नहीं रह पाएगा, जिससे कि हमें क्या होगा कि जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो हमेशा लैग करेगा। तो जिससे कि सिस्टम क्या होगा, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, सिस्टम खराब होने का चांसेस रहता है। तो दूसरी चीज क्या होता है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिशन हम लोग हमेशा किसी ओपन कंडक्टर से करते हैं, तो कंडक्टर के कुछ खुद के भी लॉसेस होते हैं। उस लॉसेस की वजह से भी हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए रिसीविंग एंड पे वो हमें मिल नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्टेप अप करते हैं, 1,32,000 या 132 केवी पे हम लोग उसको स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप करने के बाद हम लोग इसको वापस ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करते ही यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आता है ये कहलाता है आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन। इस प्राइमरी ट्रांसमिशन में ही हम लोग जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन, इसको हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। जहाँ पे 11 केवी जनरेट हुआ उसको 132 केवी पे हमने स्टेप अप किया, और जब जैसे हम लोग छोड़े उसको ट्रांसमिट किया, वो फर्स्ट ट्रांसमिशन स्टेप कहलाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद मुझे मिला 132 केवी का वोल्टेज मिला मुझे। अब रिसीविंग स्टेशन पे क्या होता है, फिर से ट्रांसफार्मर लगा रहता है और वो ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्योंकि हमने 1,32,000 वोल्टेज का रिसीव किया है, उसे मुझे यूज करने के लिए, 1,32,000 का कोई ऐसा इक्विपमेंट आता नहीं है हमारे पास, तो हमें उसको स्टेप डाउन करना होगा। अब स्टेप डाउन कैसे करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहेगा। अब उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स के जब ट्रांसफार्मर एंड पे हम लोग बात करेंगे तो उसके बहुत सारे प्रोटेक्शन यूनिट्स होते हैं, उसके स्विच यार्ड्स अलग बनते हैं। तो उसके स्विच यार्ड्स की अगर बात करूंगा तो वो स्विच यार्ड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में भी अच्छे तरीके से एक कंप्लीट सबस्टेशन क्या होता है, ग्रिड सबस्टेशन क्या होता है, पावर सबस्टेशन क्या होता है, उनके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बना के भी बताऊंगा। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कम्प्लीटली सर्वे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सर्वे हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, छोटा सा मैं आप लोग को ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 1,32,000 वोल्ट हमारे पास इनपुट आया। इस 1,32,000 वोल्ट को हमको एज पर रिक्वायरमेंट 33 केवी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या 11 केवी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो हमारा जो पीएसएस होता है, सॉरी जो ग्रिड सबस्टेशन होता है, उसमें 1,32,000 इनपुट आता है, वहां से हम लोग 33 फिर से सेंड करते हैं। तो सेंड करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। कई बार सुना होगा कि 33 केवी का लाइन डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है, 33 केवी का लाइन डिस्टर्ब हो गया है। ये 33 केवी का लाइन सेकेंडरी ट्रांसमिशन के ही कंसेप्ट में आता है। अब सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या हुआ कि हमने 33 केवी लाइन को फिर से भेजा और सब स्टेशन के अंदर हमने इसको भेजा। ये हमारा जीएसएस था, जीएसएस से हमारे पास पीएसएस पे आया, ठीक है, इसको हम लोग पावर सबस्टेशन भी बोलते हैं। इस पावर सबस्टेशन में हमारे पास इनपुट वोल्टेज है 33 केवी का। अब इस 33 केवी को हम लोग फिर से अपने ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे लगा हुआ रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से फिर ये क्या होता है 33 केवी में फिर से ये 11 केवी में या 3.3 केवी में, जैसा जो रिक्वायरमेंट होता है हम लोग उसको वैसा ट्रांसफार्मर लगा के कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली हमारे आसपास क्या होता है,
33 केवी को हम लोग 11 केवी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 11 केवी क्या हुआ कि ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। अब ये जो 33 केवी फर्स्ट जो कन्वर्ट हुआ 11 केवी में, ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि फिर से ये ट्रांसमिट होता है हमारे, जैसे हम लोग जब अपने घरों में या मोहल्लों में घूमते हैं तो आप लोग देखिएगा कि हर पोल पे आपका कंडक्टर है और कहीं ना किसी एक सेफ जगह पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, और उसी ट्रांसफार्मर से आपका इलेक्ट्रिसिटी भी आपके घरों तक आता है। अब वो जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो ट्रांसफार्मर आपका 11/440 वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ तक आप लोग देखिएगा तो यहाँ तक आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है और यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपका 11 केवी इंटर होगा और यहाँ से आपको 440 वोल्टेज लाइन आपको मिलेगा। यहाँ तक जनरेटिंग यूनिट से लेके यहाँ तक में आपके पास डेल्टा ट्रांसफार्मर रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर रहेगा, ठीक है, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर रहेगा। अब इसमें या डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर आप लोग यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे आपके पास एक न्यूट्रल भी, हालांकि इसके अंदर भी न्यूट्रल हम लोग यूज में लेते हैं, यहाँ पे भी एक न्यूट्रल आता है। तो जो घरों में हमारे पास एक न्यूट्रल वायर चलता है वो यही से ट्रांसफार्मर से ही हमारे पास आता है। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में ये हुआ। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि वहां से जो हमारे पास 220 वोल्टेज स्टेप डाउन होकर निकला, फिर वो पोल एंड वायर्स के जरिए हमारे घरों तक आता रहेगा। फिर घरों के पास हमारा कुछ इस तरीके से ये आपका प्राइमरी, आप कह सकते हैं कि प्राइमरी 11 केवी का लाइन है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में चल रहे हैं और कई ट्रांसफार्मर से फिर ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगा। तो ये कुछ इस तरीके का हायरार्की हम लोग अपने पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखते हैं। अब जब हम लोग सर्वे करते हैं इस जीपीएस मशीन से, तो जो सर्वे होने के बाद हमारे पास जो डेटा निकल के आता है वो देखिए, ये सर्वे होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा निकल के आता है, ठीक है। तो ये जो सर्वे हम लोग करते हैं, ये सर्वे होने के बाद कौन से पोल पे, ये जो भी हम लोग राउंड देख रहे हैं ना, ये सारे हमारे पोल्स हैं और हर एक पोल के बीच का देखिए यहाँ पे 57 मीटर है, कोई 55 मीटर है, कोई 40 मीटर है, कोई 34 मीटर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसका सर्वे का एक ड्राइंग वगैरह भी बनाना पड़ता है। वो ड्राइंग हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें कई बार मेंशन करना पड़ता है कि कौन से पोल पे क्या, जैसे यहाँ पे देखिए ये कट पॉइंट पोल है, यहाँ पे हो सकता है टैपिंग हो, ठीक है, या यहाँ पे हो सकता है टैपिंग हो। यहाँ पे देखिए डीपी है, डीपी का मतलब होता है डबल पोल, ठीक है। कई बार जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे ये सिंगल पोल होते हैं, कई बार देखिएगा 2 पोल एक साथ रहेगा, ये 2 पोल वहां पे देते हैं, या जहाँ पे आपका डेड एंड होता है या जहाँ पे आपका टर्न लेना होता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग पोल वगैरह डबल पोल डालते हैं। तो वो किस तरीके से हम लोग डबल पोल लेंगे तो वहां पे डबल पोल मेंशन करना होता है, तो इस तरह यहाँ पे देखिए डबल पोल मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक रफ स्केच आता है, ठीक है। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है कि जैसे मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं waypoint.gpx के नाम से, तो ये जो मैंने इक्विपमेंट दिखाया था आप लोगों को, इस इक्विपमेंट में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक रूट मैप देख रहे होंगे, ये कुछ इसी तरीके का रूट मैप बन के आता है इस मशीन में। तो इसका डेटा, इसका जो भी डेटा आता है, इस डेटा को हम लोग इंपोर्ट कराते हैं अपने सिस्टम में। तो सिस्टम में जैसे इंपोर्ट कराऊंगा तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास फाइल बन के आएगा। अभी भी ये फाइल एग्जीक्यूटेबल मोड पे नहीं है, या इस फाइल को अभी भी हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस फाइल को यूज में लेने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें सबसे पहले जो हम लोग डेली लाइफ में यूज में लेते हैं, जो सर्वे का ड्राइंग हम लोग करते हैं, उस सर्वे के ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो काम होता है इस वे पॉइंट में जाके इस जीपीएक्स को हम लोग सिर्फ एक्सटेंशन चेंज कर .gdb करेंगे और एक्सटेंशन चेंज का यस नो पूछ रहा है, परमिशन मांग रहा है। मैंने अगर जैसे यस किया तो देखिए ऑटोमेटिकली ये हमारा जो मैप सोर्स सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में ही ऑटोमेटिकली इसका चेंज हो जाएगा। अब मैप सोर्स बेसिकली क्या होता है, मैप सोर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जीपीएस के डेटा को वो इंपोर्ट करता है और वहां पे हम लोग सारा जीपीएस के डेटा को इंपोर्ट करने के बाद या यूज मतलब ओपन करने के बाद वहां पे हम लोग उसका एग्जैक्ट डेटा ले सकते हैं, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ले सकते हैं और वहां से हम लोग ऑटोकैड में इसको इंपोर्ट भी कराते हैं। ये सारा जो मैंने आपको बताया अभी, ये सारी चीजें मैं आपको
अभी करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर काम में लेते हैं। तो देखिए अब ये वे पॉइंट ओपन हुआ मेरे पास ऑलरेडी इस सिस्टम में, हमारे सिस्टम में मैप सोर्स अवेलेबल है। मैं इसको सिंपली ओपन करता हूँ तो देखिए ये हमारे पास ये मैप सोर्स का डेटा ओपन हो गया है। ठीक है, अब जैसे मैं इस वर्कस्पेस में जूम करूंगा तो यहाँ पे कुछ फ्लैग जैसा दिख रहा है, ये फ्लैग ही हमारा सारा का सारा डेटा है। इसको जैसे ही जूम करेंगे हम लोग तो आपको ये एक रूट दिखेगा। ठीक है, आपको ये रूट दिखेगा, तो इस रूट को पैन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ना 512, 13, 14, 15, 16, ये बेसिकली क्या है, ये 512, 13, 14 नंबर ना और कुछ नहीं। ये देखिए ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना 512, 13, 14, 15, 16, ये उस जीपीएस का पॉइंट है। मीन जीपीएस भी अपना जो फर्स्ट पॉइंट लेगा, तो ये जो जीपीएस की मैंने बात करी, यहाँ पे मान लीजिए मैं जहाँ पे भी खड़ा हूँ अभी, मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, तो उस फर्स्ट पॉइंट का कुछ ना नाम तो होगा, तो नाम में वो 512 ले लिया। आप चाहे तो इसको रिसेट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें अपना नंबर भी डाल सकते हैं, और साथ के साथ वहां का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट भी इजीली इसके अंदर ले लेगा। तो इस तरीके से मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी तो कैसे वो चीज होता है। तो ये 512 नंबर मैं इसको यहाँ से पैन करके यहाँ पे देख सकता हूँ। तो ये देखिए जहां जहां जैसे जैसे मैं रूट जैसे जैसे रूट से गया हूँ वैसे वैसे ये मेरा पॉइंट बनता चला गया है। देख रहे हैं, इस तरीके से हमारा कंप्लीट पॉइंट से भी अभी ये मेरा पॉइंट आया है। अब मुझे इसका रूट डिफाइन करना है। इसका रूट डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन आता है रूट टूल का। ठीक है, ये देखिए मेरा मैप सोर्स सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे ऑप्शन आता है मेरा रूट टूल का, और ये मेरा पैन कहलाता है, जिससे कि हम लोग ऑटोकैड वगैरह में पैन करते हैं, हैंड टूल है। मैं यहाँ पे रूट टूल लूंगा। सबसे पहला पॉइंट मेरा 512 है, 512 से 513 में लेता हूँ, और एक बार स्किप कर लेते हैं क्योंकि 512 से 513, यहाँ पे 512 से 513, ये ऑलमोस्ट 44 मीटर का मेरे पास स्ट्रेच आ रहा है लेंथ में। देखिए 44 मीटर ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, 513 से 514 पे स्केप करके 14 से 15। अगर मैं एक स्ट्रेच में करूंगा, अगर मैं यहाँ पे, अगर आप लोगों को हर पोल का डिस्टेंस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, 1 to 1 हर एक पोल पे इस तरीके से एक बार क्लिक करके स्केप करके करना होगा। अगर मैं एक स्ट्रेच में करूंगा, एक स्ट्रेच में भी पॉसिबल है। देखिए मैं 516, 17, 18, 19, 20 अगर ऐसे करता हूँ तो यहाँ देखिए 516 से 520 ऐसे आ जाएगा, फिर तो 169 मीटर ऐसे दिखा रहा है। लेकिन चूंकि मुझे ऐसे नहीं चाहिए तो मुझे चूंकि जब मैं इसको ऑटोकैड पे काम में लूंगा तो मुझे हर पोल का डिस्टेंस चाहिए होगा, तभी तो मैं इसको अच्छे तरीके से पोल टू पोल का डिस्टेंस में दिखाऊंगा, और हर पोल पे डिस्टेंस दिखाने के बाद मैं उसका टोटल मेजरमेंट भी डालूंगा, और उसमें टोटल कंडक्टर वगैरह कितना है वो भी मैं करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, हर एक पोल पे 17, फिर से 18, फिर से 19, 19 से 20, देखिए ये 16 से 17, 17 से 19 हो गया। मैं क्या करूंगा, फिर 17 से 18, फिर यहाँ से 18 से 19, फिर 19 से 20, 20 से 21, फिर मैं यहाँ से 21 से 22, 23, 24, 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28, 28 से यहाँ 29, फिर 29 to 30, 30 to 31, 31 to 32। इस तरीके से मैं सारा यहाँ पे इसका जो भी वे पॉइंट है वो सारा वे पॉइंट में 1 to 1 में करके रखूंगा। अगर आप लोगों ने बाहर क्लिक कर दिया तो एक बाहर ऑटोमेटिकली एक नया वे पॉइंट ऐड हो जाएगा। देखिए 02 to 02 ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 34 to 35 मेरा हो चुका था। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा और पैन कर लेता हूँ। 35 से 36, 36 से 37, 37 से 38, 38 से 39, 39 to 40, 40 से अपना 41, 41 से 42, 42 से 43। तो अब होता क्या है ना कि इस जीपीएस को यूज में गवर्नमेंट्स इस जीपीएस को यूज में इसलिए लेते हैं कि बहुत सारा चीज ऐसा होता है ना कि कई बार लोग क्या करते हैं, दो स्पैन के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 20 मीटर आ रहा है और उसको बढ़ा के 50 मीटर कर देते हैं। तो एक सेफ्टी पर्पस के लिए भी कि गलत डायमेंशंस ना चला जाए या गलत चीज ना चला जाए,
या मुझे अगर डायरेक्ट इस पोल पे जाना है तो इस पोल का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मैं डायरेक्ट जीपीएस पे लगा के उस पोल पे जा सकता हूँ। तो अगर मुझे कई बार क्या होता है कि कुछ मॉनिटरिंग एजेंसीज भी होती है, वो मॉनिटरिंग एजेंसीज क्या करती हैं कि बिना बताए साइट पे इंस्पेक्शन पे जाती है। वो सिंपली क्या करेंगी कि वो एक रैंडम कोई सा पोल उठाएंगे और उस पोल का लैट लॉन्ग उस ड्राइंग में दिया रहेगा। उस लैट लॉन्ग के जरिए वो क्या करेंगे, वहां पे पहुंच जाएंगे और वहां पे पहुंचने के बाद जो भी हम लोगों ने काम कर रखा होगा उस काम को वो वेरीफाई करेंगे और सीधा उसके बाद रिपोर्ट बनाएंगे। उससे क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है इस फील्ड में काम कर रहा है, उसका एक रेपुटेशन मार्केट में बनता है कि जो इसने दिया है वो एग्जैक्ट ही दिया है। जैसे मान लीजिए 557 पोल पे मैंने एक डीपी बना रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, और कोई इंस्पेक्शन एजेंसी आया और वो इंस्पेक्शन करने के लिए गया और उसको पता चला कि 557 का फलाना XYZ कुछ भी लैट लॉन्ग है, वो वहां पे पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो यहाँ पे देख रहा है कि वहाँ पे डीपी है और डीपी प्रॉपर तरीके से उसके अंदर चैनल लगे हुए हैं, एंगल लगे हुए हैं और वो लाइन डीपी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से लाइन घूम रहा होगा तो वहाँ पे प्रॉपर स्टे लगे हुए हैं, स्टे की ग्राउटिंग अच्छी से हो रखी है, पोल की ग्राउटिंग अच्छी से हो रखी है। तो इस तरीके से प्रोग्रेस रिपोर्ट जब किसी भी क्लाइंट का या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का जाता है तो वो बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट देता है और बहुत ही अच्छा फीडबैक बनता है। इससे हम लोग इस जीपीएस को यूज करने में हम लोग का एक फायदा ये भी होता है कि हमें ऑटोमेटिकली लैट लॉन्ग मिल जाता है, हमें ऑटोमेटिकली हर एक पोल का डिस्टेंस मिल जाता है, हमें हर एक पोल का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिल जाता है। हम लोग अनड्यू एडवांटेजेस जो फिर हर पोल मुझे फीता लेके नापना पड़ता था वो नहीं होता है। ठीक है, कई बार कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि मैं वहाँ पे मेजरिंग टेप लेके यूज कर नहीं पाऊंगा, तो वहाँ पे जीपीएस काम आता है। उसके बाद हम लोग इसमें जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई गलत करना भी चाहे तो वो गलत नहीं कर पाएगा इसमें। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं सॉफ्टवेयर को यूज करने का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारा वे पॉइंट जो भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है उनका मैं रूट निकाल चुका हूँ। अब देखिए इस टोटल रूट को मैं जब देखूंगा, यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट ऑल करूंगा कंट्रोल ए से, तो 48 रूट्स हैं। देखिए 48 कैसे आया, तो अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं अगर इसमें डायरेक्ट मैं आपको कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करके दिखाता हूं। आपका 512 है माइनस 559 ये देखिए आपका 48 के आसपास आ रहा है। ये 48 आसपास नहीं, मैं स्टार्टिंग से काउंट करूंगा तो 48 आएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल आपका 48 रूट है और यहाँ पे देखिए 2 किलोमीटर का यहाँ पे स्ट्रेच दिख रहा है। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 2 किलोमीटर का पूरा रूट है। अब इस रूट को मैंने बना तो लिया है, बना लेने के बाद ये जो भी पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल आया है इसको मैं सबसे पहले करूंगा सेव। अब इसको सेव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक मैंने क्या किया है ना, सिंपली ये वाला जो वे पॉइंट था इस वाले वे पॉइंट को मैंने इंपोर्ट इंसर्ट ओपन किया था, उसमें जो भी चेंजेस मैंने किया वो अभी तक सेव नहीं हुआ है। तो मैं इसको सेव करूंगा, जहां पर भी आप उसको सेव करना चाहें। मैं वे पॉइंट पीटीएस गाइड के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। अब ये चूंकि मेरा सेव हो चुका है, अब मैं ये जो भी ड्राइंग है, ये जो भी ड्राइंग मेरा बन के आया है, इस ड्राइंग को मुझे ऑटोकैड में इंपोर्ट करना है जिससे कि मैं इसके अंदर लैट लॉन्ग डाल सकूं, फिर इसके अंदर टेम्पलेट बना सकूं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है उस ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट टेम्पलेट आएगा, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का कितना इक्विपमेंट लगना है वो सारा चीज इसके अंदर हम लोग डालते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, इसको सबसे पहले हम लोग फाइल में जाएंगे मैप सोर्स के अंदर और यहाँ से सेव एज करेंगे। सेव एज में ही हम लोग वे पॉइंट पीटीएस कैड ही रखते हैं। सिंपली इसका जो सेव एज टाइप है ना, इसको हम लोग .dxf फॉर्म में चेंज कर दें। किसमें करेंगे, .dxf में। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव कर दिया और यहाँ से सिंपली डेसिमल डिग्री ही रखेंगे एंड ओके कर देंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखूंगा, ये देखिए वे पॉइंट पीटीएस कैड के नाम से एक DXF फाइल ऑटोकैड के एक्सटेंशन बना हुआ रहा है। मैं अपना यहाँ पे ऑटोकैड ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करूंगा, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ या यहाँ से ओपन भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा नया इसमें और जेड एंटर या एंटर प्रेस करूंगा। अच्छा नहीं हुआ है शायद, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैं फाइल को ओपन ही कर लेता हूँ। यहाँ से कंट्रोल ओ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ
अभी देखिए मुझे वो वाला पाथ यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ से एक्सटेंशन चेंज करूंगा DXF, और देखिए यहाँ पे PTS CAD के नाम से वे पॉइंट बना हुआ रहा है, ठीक है। और ये देखिए मेरे पास स्क्रीन पे आ गया, लेकिन Z एंटर करूंगा तो ये देखिए मेरे पास मेरे AutoCAD स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का बना हुआ आ रहा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये DXF फाइल है, DXF फाइल को मैंने अभी AutoCAD के अंदर इंपोर्ट कराया है। अब इस DXF फाइल को जो भी मैंने अभी तक काम किया है मैप सोर्स सॉफ्टवेयर में, और GPS का जो भी डेटा था, मैंने इस डेटा को प्रोसेस करके इस मैप सोर्स में लिया, मैप सोर्स में मैंने रूटिंग कर ली, और रूटिंग करने के बाद मैंने इसको सेव किया, फिर इसको सेव एज किया DXF फाइल में, और DXF फाइल में सेव करने के बाद AutoCAD के अंदर हमने इसको इंपोर्ट किया। यहाँ तक ये कंसेप्ट था। अब यहाँ पे हमारा AutoCAD का स्ट्रेटेजी काम आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी का जो बार होता है, उस प्रॉपर्टी बार को हम लोग ओपन कर लेंगे PR एंटर करके। ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, या सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद भी प्रॉपर्टीज ओपन होता है। इस ऑब्जेक्ट को या जो भी हमारे पास स्क्रीन पे अवेलेबल है, मैं कंट्रोल ले करके सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं इसको क्या करूंगा स्केल करूंगा। स्केल कमांड दिया, और कोई भी फ्लैग जो भी ये देख रहे हैं ना, ये रेक्टेंगल जैसे ये फ्लैग है। अभी फ्लैग क्या कहलाता है, जैसे ही अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा ये फ्लैग क्या है। तो यहाँ पे आप किसी भी एक फ्लैग के बेस पॉइंट, कोई सा भी एक फ्लैग के बेस पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यही रूट है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये लाइन जो देख रहे हैं ना इस तरीके का, ये ब्लू कलर का, यही हमारा एक्चुअल रूट है। चूंकि ये इम्पोर्ट हुआ है तो वो स्केल करना मुझे पड़ रहा है, तो मैं स्केल इसको क्या करूंगा, कोई सा भी एक फ्लैग का बेस पॉइंट देके मैं उसको 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, मीन्स 1 लाख हम लोग इसको स्केल कर देंगे, ठीक है। 100 लाख टाइम्स हम लोगों ने इसको स्केल किया। उसके बाद हम लोग इसमें लेयर्स में जाके इसका जो वे पॉइंट है, इस वे पॉइंट को हमने ऑफ करना है, ट्रैक्स को भी हम लोग ऑफ कर देंगे। अब लेयर्स जिनको भी पढ़ना है, वो लेयर्स क्या होता है, लेयर्स हम लोग कैसे यूज में लेते हैं, लेयर्स कैसे काम करता है, लेयर्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, वो सारा चीज हम लोग डिटेल तरीके से अपने सेशन में बता रखा है। वहां पे आपको सारी चीजें साफ साफ दिखेंगी। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से मैंने इसको फर्स्ट तो मैंने स्केल कर दिया। अब मैं इसको वापस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं सिंपली ब्लॉक रेफरेंस पे आऊंगा। ये कंप्लीटली एक ब्लॉक है। अभी देखिए यहाँ पे स्केल मेरा 1 लाख टाइम्स है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में मैंने कंप्लीट स्केल किया था। अब मुझे कुछ नहीं करना है, एक बार मैंने जब स्केल कर लिया, वे पॉइंट मैंने बंद कर लिया, लेयर्स में जाके मैं सिंपली इसको जाके वहां से अब क्या करूंगा, स्केल डाउन कर दूंगा, 1.0 कर दूंगा। इसका भी मैं 1.x में, सॉरी, मैं यहाँ से वापस इसमें आऊंगा और इसमें भी मैं 1.0 कर दूंगा, और XYZ तीनों में 1.0, 1.0, 1.0 कर दूंगा। अब जैसे मैंने 1.0, 1.0 किया, आप देखिए इसको जूम करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट रूट दिख जाएगा। ये देखिए हमारा जो भी एग्जैक्ट रूट था वो रूट मेरा निकल के आ चुका है। और जो मैं फ्लैग की बात कर रहा था, वो देखिए ये फ्लैग और कुछ नहीं, यही वो फ्लैग दिख रहा था आपको, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। तो ये सबसे पहले मैंने इसको लाख टाइम्स इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज करने के बाद जितने भी लेयर्स जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है उसको मैंने ऑफ किया, फिर मैंने इसका स्केल वापस से डाउन कर दिया। तो ये देखिए जो मेरा एग्जैक्ट था, ये सारा चीज मेरा यहाँ से 512 से 513, ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा, ये सेकंड पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग इस ड्राइंग को AutoCAD के अंदर इंपोर्ट कराते हैं। अब AutoCAD में जब हमने इसको इंपोर्ट करा लिया, अब यहाँ पे मेरा मेन अब एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। तो अब चूंकि मुझे इस मार्क्स का, ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट का मुझे एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इस लोकेशन मार्क का मुझे सिर्फ फ्लैग का रिक्वायरमेंट है, मुझे इस लोकेशन मार्क का रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, अब मुझे हर एक पॉइंट पे जाना होगा, तो मैं काम करूंगा, इसी एक एंटिटी को सेलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं सेलेक्ट सिमिलर करूंगा। तो देखिए सारा एक ही बार में सेलेक्ट हो गया, ठीक है, और सिंपली यहाँ से डिलीट प्रेस कर दूंगा, ठीक है। जैसे डिलीट प्रेस किया तो सारा मेरा पॉइंटर डिलीट हो चुका, सिर्फ मेरा फ्लैग रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मुझे इसको पोल दिखाना है, तो मैं पोल, अलग अलग कंपनी रेक्टेंगल शेप से भी पोल दिखाते हैं, अलग अलग कंपनी सर्कल से भी पोल दिखाते हैं, लेकिन इसमें डिपेंड ये करता है कि कुछ मैं टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है, जो कि जनरल चलता है, अगर हम लोग कोई नया इंफ्रा जनरेट कर रहे हैं, न्यू, तो इस मान लीजिए ये सर्वे मैंने किया, इस सर्वे में कंप्लीटली मुझे नया लाइन ड्रॉ करना है, तो अगर ये ST होगा, हाई टेंशन लाइन होगा, तो अगर न्यू है तो मैं रेक्टेंगल से ही शो करूंगा, और अगर एग्जिस्टिंग है
एसटी में ही, मैं अगर हाई, सिर्फ एसटी मतलब हाई टेंशन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप लोग को मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है, ये हाई टेंशन के लिए। तो अगर न्यू इंफ्रा की अगर हम लोग बात करें, तो जब भी हम लोग किसी न्यू इंफ्रा जनरेट करेंगे, ठीक है, तो हमें इस तरीके का लेना होगा। न्यू इंफ्रा में हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, और एग्जिस्टिंग इंफ्रा में हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। मीन्स पोल का रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, तो पोल का किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन लेते हैं वो हम लोग इस तरीके से देखते हैं। न्यू अगर हाई टेंशन लाइन है वो 33 हो, 11 हो, वो बाद में हम लोग नीचे कहीं भी मेंशन करते हैं नेमिंग में कि ये 33 केवी लाइन है या 11 केवी लाइन है। ठीक है, न्यू होगा तो हम लोग ब्लैंक से डिनोट करेंगे, एग्जिस्टिंग होगा तो हम लोग यहाँ से करेंगे। अब एग्जिस्टिंग लाइन में भी कई बार क्या होता है कि एग्जिस्टिंग लाइन चलता जा रहा है, वहां पे मुझे नया पोल दिखाना होगा। मान लीजिए कि ये एग्जिस्टिंग लाइन है, यहाँ पे मुझे नया पोल दिखाना है, तो नया पोल हम लोग इस ब्लैंक वाले पोल से दिखाएंगे। सेम उसी तरीके से अगर लो टेंशन की हम लोग बात करें, तो लो टेंशन में क्या होता है, कई बार लोग ये एसटी था, ये हमारा एलटी वाला लो टेंशन, ठीक है, न्यू और ये आपका एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो ये कई बार न्यू होगा, ये न्यू होगा तो एग्जिस्टिंग में हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो एग्जिस्टिंग में हम लोग कुछ इस तरीके से ठीक है, एग्जिस्टिंग इंफ्रा हम लोग एलटी के अंदर ऐसे दिखाते हैं। कई सिनेरियो में क्या होता है कि न्यू जो होता है, लोग कई बार इसको कंप्लीट सॉलिड से भी दिखाते हैं। ठीक है, कई बार न्यू को इस तरीके से भी दिखाते हैं, कई बार न्यू को ब्लैंक से भी दिखाते हैं। तो कंप्लीटली आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसका अपना अपना लीजेंड हो सकता है, और वो लीजेंड अप्रूव लीजेंड होता है उस सर्किल के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना करते हैं। अब जैसे देखिए, मुझे यहाँ पे अब जितने भी हमारे पास पोल्स हैं, इन पोल्स का मुझे करना है, तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ से मैं सिंपली ये लूंगा और यहाँ पे मैं मेंशन करता हुआ चलूंगा, और साथ के साथ मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिखता चलूंगा, जिससे कि मुझे 512 मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख दिया। ठीक है, अब इससे एक फायदा ये होगा कि जो मैं यहाँ पे ड्राइंग दिखाया था आप लोगों को, ये देखिए 512 513, तो वो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लिखना तो पड़ेगा ही मुझे। तो मुझे वहां पे क्या करना है कि मैं यहाँ से एक ही बार में इन सबों को कॉपी करता हुआ चलूँ। सॉरी, अब वो हैच कॉपी नहीं हुआ, मैं यहाँ से वापस लेता हूँ, ये लिया हमने, एंड मैं यहाँ से जितनी भी हमारे पोल्स हैं उन सभी पोल्स पे मैं इसको सबसे पहले कॉपी करूंगा। इसका कॉपी करने का फायदा ये होगा कि मैं एक ही बार में जो भी पोल्स होंगे, मैंने सिर्फ इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह तो डाल ही दिया है, तो इस टेक्स्ट में डालने के बाद क्या होगा कि मैं यहाँ पे अपना इसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस आएगा, तो मैं इसका चेंजेस जैसे 512 का जगह चेंज करना है या 522 करना है, तो मैं उसको इजीली चेंज कर सकता हूँ। वो भी मैं चेंज करना आप लोगों को बताऊंगा, कैसे एक ही गो में मैं इसको एक ही बार में चेंज भी कर सकता हूँ। तो जितनी भी जगह पे मेरे पास पोल्स हैं, उन जगहों पे मैं ये सारा पोल्स को प्लेस करूंगा। तो देखिए किस तरीके से हमारा काम कितना आसान हो जाता है एक जीपीएस मशीन को अपने हायरार्की में इन्वॉल्व करने से, कि सिंपली मुझे एक मशीन लेना है और पोल टू पोल जाके मुझे सिर्फ पॉइंट्स प्रेस करना है, और वो मशीन, वो जीपीएस मशीन ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट भी ले रहा है, और साथ के साथ वो मुझे अपना एक रूट भी बना के दे रहा है। तो ये बहुत ही एडवांसमेंट हो जाता है, और एडवांसमेंट का एक फ़ायदा ये होता है ना कि हमें कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिल पाता है। नहीं तो पहले क्या था, जब जीपीएस मशीन नहीं थे
तो लोग मैनुअली इनको करते थे। तो मैनुअली एक दिन में मुश्किल से मुश्किल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का ही लाइन वो लोग सर्वे कर पाते थे। कई बार क्या होता है कि पहाड़ी एरिया में जब हम लोग माउंटेन्स के ऊपर या पहाड़ के ऊपर हम लोग सर्वे करते हैं तो उन जगहों पे जाना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि उन जगहों पे हम लोग उसके नियरेस्ट पॉइंट पे जाके वहां पे हम लोग जीपीएस ले लेते थे, लमसम आइडिया मिल जाता है। ठीक है। और जब भी हम लोग बीओक्यू फाइनलाइज करते हैं तो उस बीओक्यू में हम लोग क्या काम करते हैं कि एक लमसम 10-20% का वेरिएशन भी ऐड कर लेते हैं अपने टोटल ओवरऑल कंडक्टर के ऊपर। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा इस रूट में 50 पोल आया, इस 50 पोल में मैं 5 पोल या 6 पोल में एडिशनल लेके चल रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि लाइन ऊपर नीचे हो गया या कहीं बेंड देना पड़ गया, कहीं जॉइस्ट पोल लगाना पड़ गया। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब देखिए 512 मैंने चेंज तो कर लिया। अब यहाँ से मैं काम करूंगा कि देखिए 512, 13, 14, 15 जो भी लिखा हुआ है मैं यहाँ से सिंपली एक कमांड यूज में लूंगा जो ऑटोकैड का बहुत ही एडवांस कमांड है, टी काउंट। ठीक है, टी काउंट लिया, मैं सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा 12, 13। मैं सिंपली जैसे जैसे जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है मैं उसको सिंपली सेलेक्ट करता हुआ चलूंगा। ठीक है। अब इस टी काउंट से मुझे एक फायदा ये होगा, देखना कि मुझे बार बार उस ऑब्जेक्ट को इंटरटेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इंटरटेन करने का मतलब क्या होता है कि मैं एक ही बार क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे क्या डबल क्लिक करके हर पोल पर जाना होगा, फिर वहां पे 520, 521, 522 मुझे बार बार लिखना पड़ेगा पोल नंबर। तो उसमें क्या होता है ना कि समय बहुत नष्ट होता है। तो मैं काम करता हूँ, सिंपली टी काउंट लिया और टी काउंट लेने के बाद मैं यहाँ पे जितने भी पोल हैं उनमें मैं सिंपली जैसे जैसे मेरा पोल आता जा रहा है मैं उस पोल पे सिंपली सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अभी मैं कोई भी दूसरा काम नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं इस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी देखना जब मैं इसको कंप्लीटली सेलेक्ट कर लूंगा तो वो मुझसे क्या क्या कमांड पूछेगा, जिससे कि आपको एक ही गो में या एक ही स्ट्रेच में आप पूरे ड्राइंग में जहां पे भी आपका पोल होगा या जहां पे भी आपका नंबर्स होगा वो किस तरीके से इंक्रीमेंट फैशन में चेंज हो जाएगा। इससे आपका समय भी बचेगा एंड साथ के साथ आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। यही तो फायदा है हमारा सॉफ्टवेयर को यूज करने का। अब ये देखिए मैंने फाइनली इसको कर दिया। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अभी कहता है सॉर्ट ऑर्डर, मुझे जो भी हम लोगों ने सॉर्टिंग की है वो किसके ऑर्डर पर होना चाहिए, सेलेक्ट ऑर्डर के जिस जैसे मैंने जिस ऑर्डर पे मैंने सेलेक्ट किया है उस ऑर्डर पे मेरा होना चाहिए। ठीक है। अब कहता है स्पेसिफाई स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नंबर कितना से होना चाहिए, तो यहाँ पे आया है भैया हमारा 512, 512 कॉमा। अब इंक्रीमेंट कितना का होना चाहिए, इंक्रीमेंट भी 1 का होना चाहिए। 512 का इंक्रीमेंट 1 कितना, 13, 14, 15 ऐसे चलेगा। सिंपली एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे कहता है प्रीफिक्स डालना है, सफिक्स डालना है या फाइंड रिप्लेस करना है, ओवरराइट करना है। मैं इसको सिंपली ओवरराइट कर देता हूँ। देखिए 512, 513, 514, 515 ये पोल नंबर हो गया। 516, 517, 518, 519। तो आप लोग देखिए 523, देखिए फ्लैग का 523, ये भी 523, 524, 524। तो आप लोग के मन में सवाल आया कि जब यहाँ पे ऑलरेडी फ्लैग था ही तो हम लोग फिर ये पोल नंबर क्यों डाला। तो देखिए फ्लैग के साथ क्या है ना कि ये जैसे मैं इस फ्लैग को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट भी मेरा सेलेक्ट हो रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और ये अभी तक मैंने इसलिए डिलीट नहीं किया था क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ये पोल कौन सा है। ठीक है। कई बार यहाँ से टैपिंग वगैरह भी होता है तो वो समझना मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं काम क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे ये जो आपके पोल्स हैं एक काम करता हूँ फॉर द सेफर पर्पस। आप लोग हमेशा एक इसका कॉपी हमेशा बना कर रख लीजिएगा कि कभी भी अगर डेटा मिसमैच हुआ है तो हम लोग पुराने डेटा से इसको मैच करा सकते हैं ऑन स्क्रीन पे जब भी आप लोग प्रोजेक्ट पे काम करें। ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि ये आपने इसको डिलीट कर दिया लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है 17 था या 18 था, तो आप लोग यहाँ से इस फ्लैग के जरिए इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है। तो एक कॉपी हमेशा आप लोग करके रख लीजिएगा, मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। अब मैं काम करता हूँ, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से वापस सेलेक्ट सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दिया। ये देखिए सारा फ्लैग मेरा डिलीट हो चुका है। ठीक है। अब सारा फ्लैग डिलीट हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, अब देखिए रूट है मेरा। अब इस रूट को मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट किया एंड इस रूट को मैं व्हाइट में चेंज कर सकता हूँ। फिर मैं मैच प्रॉपर्टी लेके इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट सिमिलर करूंगा एंड इसको मैं व्हाइट कर दूंगा। तो ये देखिए सारा का सारा मेरा रूट व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना रूट वगैरह भी अच्छी मतलब कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ अपने रूट्स का।
चलिए अब आते हैं कि ये जो 512 मैंने यूज किया है, अब इस 512 का मुझे डिटेल देना है। वापस से मैं अपने मैप सोर्स वाले सॉफ्टवेयर पे आता हूँ और मैं यहाँ से जो भी मैंने डिटेल बनाया था मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए वे पॉइंट में मैं जाऊंगा। वे पॉइंट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए 512 का ये देखिए कमेंट में जो जैसे हमने इस पे जब सर्वे किया था तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने एक कमेंट डाल दिया था कि टीपी है। टीपी का मतलब ये देखिए यहाँ पे टीपी दिख रहा है, ये टीपी दिख रहा है, यहाँ पे टीपी लिखा हुआ मीन्स ये ट्रिपल पोल है, ये टैपिंग पॉइंट है, ये टैपिंग पॉइंट होगा यहाँ पे, या यहाँ पे ट्रिपल पोल है। तो ये बेसिकली हम लोग ट्रिपल पोल को भी टीपी से नोट करते हैं और टीपी को हम लोग टैपिंग पॉइंट से भी डिनोट करते हैं। तो कंप्लीटली ये सर्वेयर के ऊपर डिपेंड करता है ये किसको ये दिखाना चाह रहा है, ट्रिपल पोल दिखा रहा है या टैपिंग पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 512 को लिया हमने, तो यहाँ पे इस 512 का मेरे पास कोऑर्डिनेट में सिंपली उसको कंट्रोल सी प्रेस करूंगा और अपने ऑटोकैड पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर दूंगा। अभी ये क्या हुआ ना कि इस तरीके से ये मेरा यहाँ पे प्लेस तो हुआ है। मैं उसी तरीके से दूसरे वाले को भी लूंगा 513 का, मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। फिर मैं 514 तो इस तरीके से मैं सारा जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी पोल्स हमारे, उन सारे पोल्स का मैं कोऑर्डिनेट को मेंशन कर दूंगा। तो हम लोग इस तरीके से सारा जितना भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 to 1 हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। अब कई बार क्या होता है ना कि एक बार इसको मिनिमाइज करो, इसको फिर देखो तो उससे दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपली विंडोज प्लस लेफ्ट की दबाएंगे तो और विंडोज प्लस एक राइट की दबाएंगे तो ये लेफ्ट में प्लेस हो जाएगा और ये हमारा राइट में प्लेस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग अपना जितना भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स था उन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग हर पोल पे यहाँ पे प्लेस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है, इनको हम लोग थोड़े से अच्छे तरीके से इसको प्लेस करें जिससे कि दिखने में अच्छा लगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेंगे एंड इसको हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर लेंगे तो ये दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा एंड एक सिस्टमैटिक तरीका भी हो जाएगा। आप चाहे तो इस पर सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो ये चूंकि मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट क्या है, सिंगल लाइन टेक्स्ट क्या है, मल्टी लाइन टेक्स्ट का यूज कहाँ करते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट का यूज कहाँ करते हैं, तो ये मैं आप लोगों को कंप्लीटली आपके जो कोर्स लेक्चर है, कोर्स वीडियोज हैं, उनमें आपको डिटेल तरीके से यूज में आएगा, समझ में वहाँ पे मैंने बता रखा है। एंड वहाँ पे मैं आपको इसका इंडस्ट्रियल यूज भी बताऊंगा कि इंडस्ट्री के अंदर मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज करते हैं या सिंगल लाइन टेक्स्ट यूज करते हैं, और अगर सिंगल लाइन यूज करते हैं तो उसका लिमिटेशन क्या है, और मल्टी लाइन यूज करते हैं तो उसका क्या प्रोडक्टिविटी है एंड क्या डिसएडवांटेजेस है सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन का। तो इस तरीके से हम लोग सारा मल्टी लाइन एंड सिंगल लाइन का यूज है, मतलब एक एक डिटेल हम लोग वहाँ पे लेके चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग हर एक जो भी हमारे पास ये आया है, कोऑर्डिनेट्स आया है, उन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग इस तरीके से अरेंज कर लेंगे जिससे कि एक सिस्टमैटिक तरीके से दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों ने फाइनली इसका जो भी कोऑर्डिनेट्स वगैरह था हमने हर पोल का कोऑर्डिनेट यहाँ से कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद प्लेस किया। प्लेस करने के बाद मैं इसको इसके अकॉर्डिंग जैसा ही अच्छा दिखे हमने यहाँ पे सारा कुछ प्लेस कर दिया है। तो ये देखिए कुछ सिस्टमैटिक तरीके से दिख भी रहा है एंड ये थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज भी कर ले रहे हैं। अब जो नेक्स्ट काम हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर बचता है वो ये होता है कि इसके बीच का जो डायमेंशनिंग है वो डायमेंशनिंग हमको इसके बीच का डालना होगा। अब इसके बीच का जो भी डायमेंशन है वो डायमेंशन हम लोग कैसे डालेंगे, तो एक नॉर्मल सा जो भी हमारे पास टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे एंड हम लोग यहाँ पे इस पर डाल देंगे। ठीक है, अब ये जो भी टेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं वो टेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, सिंगल लाइन लेना है, मल्टी लाइन लेना है, और मल्टी लाइन अगर आपने लिया तो उसके बाद में सिंगल लाइन भी कर सकते हैं। और हम लोग वापस अपने मैप सोर्स में आते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग अपने रूट्स पे आते हैं। तो 512 से 517 44 मीटर का है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली सेलेक्ट करके 44 मीटर कर देता हूँ।
ठीक है। एंड इसी 44 को मैं सिंपली कॉपी करूंगा एंड कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद में जहाँ जहाँ इसका रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ मतलब क्या हर स्पैन में मैं इसको प्लेस कर दे रहा हूँ। अब जैसे ये थोड़ा सा छूट गया है, मैं इसको भी प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें आपको 1 to 1 हर एक पोल के स्पैन को आपको एंटरटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पोल का स्पैन अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे टी काउंट का जो भी कमांड था, वो टी काउंट का कमांड हम लोग यहाँ पे यूज में नहीं ले सकते। तो यहाँ पे देखिए मैं हर एक पोल पे यहाँ पे मैं डायमेंशंस को प्लेस कर दे रहा हूँ, टेक्स्ट प्लेस कर दे रहा हूँ, बाद में मैं फिर इसमें डायमेंशनिंग अपने अकॉर्डिंग डाल सकूंगा, ठीक है। ये देखिए मैं हर एक पोल पे इसका जो भी डायमेंशंस है वो मैं डालूंगा। ठीक है, मैंने इसको हर पोल पे डाल दिया। अब चूंकि हम लोग एक वापस से स्क्रीन स्प्लिट कर लेते हैं और 13 से 14 देखिए 51 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग वापस से इसको 51 कर लेंगे। फिर 36 है, सिंपली एक बार क्लिक करेंगे 36 हो गया। फिर 55 है, फिर 55 हो गया, फिर 40 है। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी डायमेंशंस हैं उन सारे डायमेंशंस को मैं यहाँ पे प्लेस कर लूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये मोटिव है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो यहाँ पे जो भी डायमेंशंस होगा ये हम लोग सारा डायमेंशंस डाल देंगे। डालने के बाद अब क्या होगा कि ये मेरा कंप्लीट रूट निकल के आ चुका है एंड इसके अंदर हमने डायमेंशंस भी डाल दिए, पोल के नंबर भी डाल दिए एंड कोऑर्डिनेट भी डाल दिए एज पर ये ड्राइंग, ठीक है। अब आता है मेरे पास एक चैलेंज, वो ये है कि मैं जो भी कंपनी पे काम कर रहा हूँ या जो भी कंपनी के लिए मैं ड्राइंग बना रहा हूँ उसका खुद का कोई ना कोई एक टेम्पलेट होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ के लिए मैं एक सिंपल सा टेम्पलेट लेता हूँ, और अगर आप लोगों को टेम्पलेट बनाना सीखना है इंडस्ट्री स्पेसिफिक, स्टैंडर्ड स्पेसिफिक, तो मैं इसका एक डिटेल ट्यूटोरियल मैंने अपने कोर्स करिकुलम में डाल रखा है। वहाँ आप जाएंगे तो आपको चीज़ें साफ साफ दिखेंगी। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल मैंने यहाँ से ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करा, यहाँ से मैंने ओपन करा। अब मैं काम करूँगा, ये जो मेरे पास था इन सबों को मैं सेलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ पे सिंपली एक बार प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि ये जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है, तो हम लोग उसको थोड़ा स्केल भी कर सकते हैं, या यूं ना कर लें कि ये जो टेम्पलेट है इसी टेम्पलेट को मैं इस वाले वर्कस्पेस पे कॉपी कर लेता हूँ, तो भी देखिए छोटा ही आ रहा है। तो हम लोग इसको सिंपली थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। ये देखिए हमने स्केल कर लिया। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग कि मैं इसको 2-3 कॉपी कर लूंगा। वो टेम्पलेट आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी टेम्पलेट लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट होगा। तो मैं यहाँ से इसको जितना भी ऑप्शन या जितना भी पोर्शन आपका एक टेम्पलेट में आ जाए मैं वहाँ से इसको मूव कराऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सा आएगा, मैं काम करता हूँ एक बार इसका अंदाज़ा ले लेता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मुझे यहाँ तक लेना है, तो मैं यहाँ से इसको मूव कराऊंगा एंड सिंपली मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगा। अब कई बार क्या होता है कि जो भी टेम्पलेट या जो भी हम लोग ड्राइंग्स वगैरह यूज में लेते हैं तो इनका खुद का कुछ ना कुछ लीजेंड्स होता है, वो लीजेंड्स हम लोग यहाँ पे भी डालते हैं,
ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको दिखाऊं, अच्छा मैं आपका ये लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब जैसे देखिए मैंने ये किया, उसके बाद फिर से मैं यहाँ से यहाँ तक लूंगा, फिर यहाँ से इसको मैं मूव करा लेता हूँ, काफी बड़ा हो गया है। तो ये थोड़ा सा लास्ट वाला जो स्टेप होता है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। ये देखिए मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ से काम करूंगा, किसी एक ऑप्शन को या किसी भी एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक मार्कर दे दूंगा और यहाँ पे मैं एक नोटेशन डाल दूंगा ए, और इस नोटेशन को मैं काम करूंगा, मैं यहाँ से एक्सप्रेस टूल में आऊंगा ऑटोकैड में, और यहाँ से एक्सप्रेस टूल में आने के बाद मैं सिंपली यहाँ से इनक्लोज इन ऑब्जेक्ट करूंगा। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का एंटर प्रेस एंड सर्किल या रेक्टेंगल जो भी आपको देना है ये मैंने किया। कॉपी सिलेक्शन, यहाँ से ये ए पोर्शन हो गया, मीन्स जो भी देखेगा वो ये समझेगा यहाँ पे ए खत्म हुआ और फिर ए यहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे फिर ये बी पोर्शन हो जाएगा, ये हमारा बी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वापस से यहाँ से इसको मूव कराएंगे, ये देखिए तो इस तरीके से मैं हर एक इक्विपमेंट को जहां से जितने वर्कस्पेस में आएगा उतने बार वर्कस्पेस में लेके इन सबों को मैं एडजस्ट करता हुआ चलूंगा, और मैं आपको एक फाइनल रिजल्ट भी करके दिखाऊंगा जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग सर्वे ड्राइंग को सबमिट करते हैं अप्रूवल के लिए। मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अब जैसे मान लें कि ये मेरा स्टार्ट था, ये मेरा ए हो गया, ये हमारा बी, ये ए से ए, ये हमारा बी हो गया, और ये बी मेरा कंटिन्यू हुआ, यहाँ से कॉपी करेंगे, और ये बी मेरा कंटिन्यू हुआ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, एंड कॉपी करूंगा यहाँ से, और सी हमारा ये हो जाएगा एंड ये हमारा डी हो जाएगा। यहाँ से डी ले लिया, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से एंड यहाँ पे हम लोग ई कर देंगे, सी डी, अच्छा डी का ही यहाँ पे डी भी आए, डी ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डी आ गया, और हम लोग और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था डी। ठीक है, और ये अब हो जाएगा हमारा ई, ये ई हो गया। यहाँ से हम लोग सिंपली इसको ई कर दिए, ये हमारा ई हो गया। इसी को हम लोग कॉपी करके यहाँ से एफ हो गया, और यहाँ से कॉपी करेंगे, ये हमारा एफ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट एक सर्वे ड्राइंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम लोगों ने ड्राइंग बना लिया तो कई बार मुझे इसको प्रिंट निकालना ये होता है, तो प्रिंट निकालने के लिए जब क्लाइंट को हम लोग भेजते हैं तो क्लाइंट क्या करता है कि एक अप्रूवल के लिए मांगता है। तो आप हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडगन मशीन, ब्रॉडगन पीडीएफ मशीन। उसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास जैसे आप यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे तो ब्रॉडगन सेलेक्ट कर लेना। इससे एक फायदा क्या होगा ना कि एक सीक्वेंस में सारा ड्राइंग आ जाएगा। जैसे कैसे डिस्प्ले में जाऊंगा, यहाँ से मैं विंडो ऑप्शन लूंगा एंड मैं यहाँ से विंडो के जरिए इसको पूरा सेलेक्ट करूंगा।
और इसको सेंटर प्लॉट करके प्रीव्यू देखूंगा तो देखिए हमारा प्रीव्यू कुछ इस तरीके से, आप देखिए यहाँ पे मेरे पास ये लाइन दिख ही नहीं रहा है। तो लाइन नहीं दिखने का रीजन क्या है, अब देखिएगा मैंने इसकी एक लाइन लेके मैच किया है, तो अब शायद दिखना चाहिए। मैं यहाँ से ये एक्सटेंड ड्रॉ करूंगा विंडोज बना के, मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, देखिए यहाँ से, अब देखिए दिखने लगा। और मैं यहाँ से सेंटर प्लॉट एक्टिवेट कर दूंगा, डॉट गन मशीन लिया है, सिंपली ओके करूंगा, एक पीडीएफ मेरा देखिए ऑटोमेटिक जनरेट होके मेरे पास आ गया। और मैं अब इसी को कंटिन्यू आगे कर, उसको मिनिमाइज कर दिया और मैं यहाँ से नेक्स्ट विंडो लूंगा, सिंपली ओके करता जाऊंगा। तो ये हमारा देखिएगा एंड ऑफ द प्लॉटिंग में आपको दिखाऊंगा। यहाँ से प्रीवियस प्लॉट लिया, ओके। एंड जब हम लोग पीडीएफ में आते हैं तो देखिए यहाँ से आपको एक सीरीज 3 ड्राइंग को हमने किया, देखिए सीरीज ऑफ ड्राइंग्स आपके पास यहाँ पे आ गया, ये देखिए, देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना पीडीएफ वगैरह भी बना सकते हैं। एंड पीडीएफ वगैरह बनाने के बाद आप लोग इसको जिस भी क्लाइंट को शेयर करना है उस क्लाइंट को हम लोग इसको इजीली शेयर कर सकते हैं। यहाँ से सेव करेंगे, सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ उसको। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद मॉडल 1 के नाम से सेव हुआ। एंड जब मैंने इसको बंद किया, ये देखिए यहाँ पे पीटीएस आया, एक मॉडल 1 मेरा पीडीएफ बन के सेव हो गया। अब आपको इसको जिसको भी मेल करना है पीडीएफ, आप इजीली इसको मेल कर सकते हैं। एंड इस तरीके से हम लोग कंप्लीट एक ड्राइंग बनाते हैं सर्वे का। क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हमने यूज में लिया है इसमें मैं एक बार रिव्यू करवा देता हूँ आप लोगों को। सर्वे में हम लोगों ने जीपीएस मशीन का यूज में लिया, गार्मिन का। फिर जीपीएस मशीन के बाद उस जीपीएस मशीन का डेटा को हम लोगों ने इंपोर्ट कराया। इंपोर्ट कराने के बाद एक्सटेंशन चेंज किया, फिर उसको मैप सोर्स में लिया, मैप सोर्स में रूट डिफाइन करी। डिफाइन करने के बाद डीएक्सएफ फाइल में कन्वर्ट करा, डीएक्सएफ से ऑटोकैड भी इंपोर्ट करा। ऑटोकैड में हमने सारे चेंजेस किए, उसमें एडिशन किए। एडिशन करने के बाद उसको पीडीएफ किया, ब्रॉडगन मशीन यूज किया एंड इसको क्लाइंट को पीडीएफ से शेयर कर सकते हैं, या इसको अगर प्रिंट लेना है तो हम यहाँ से भी हम लोग प्रिंट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा हो। एंड डिटेल लेक्चर्स के लिए डिटेल ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, फिर ई प्लान, ब्रॉड और आपका मैप सोर्स, ये सारे सॉफ्टवेयर अगर आपको सीखना है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पोर्टल पे आएँ, वहाँ पे आप अपना रिक्वायरमेंट सर्च करें तो आपको हर एक चीज़ वहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगा। और अगर किसी भी तरीके का और क्वेरी है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका क्वेरी आपको डायरेक्ट एड्रेस किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।